नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधार चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2013 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए कुल प्रश्नों के बारे में। तो आपको बताते चलें कि जो 125 प्रश्न जो है यूपी पीजीटी के तहत भूगोल में पूछे जाते हैं, जिनका जो भारांक होता है वो कुल होता है 425 अंकों का, और ये कुल मिलाकर एक प्रश्न का जो औसत भारांक है वो है 3.4 अंक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले वीडियो में जो शुरुआत के 50 प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे और आगे की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न पूछा गया कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था। ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्थर होम्स, ट्रूजो विल्सन, ली पिचोन, हैरी हेस। तो आपको बताते चले कि जो प्लेट शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के जो भूगर्भवेत्ता थे ट्रूजो विल्सन द्वारा किया गया, जबकि प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो मॉर्गन महोदय द्वारा किया गया। और आपको मालूम होगा कि प्लेट होते क्या हैं, जो स्थलीय भाग होते हैं, स्थलीय भूखंड होते हैं, उनको जो है प्लेट्स कहा जाता है, और इनकी जो औसत मोटाई होती है वो 33 किलोमीटर होती है। अब जो है अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं वारेनियस, क्लूवेरियस, हम्बोल्ट, कांट। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अंतर्गत आपको बताते चले कि वारेनियस महोदय जो है, जिन्होंने ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट या सामान्य भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1650 ईस्वी में। यह पुस्तक जो है दो भागों में विभाजित है। पहला है सामान्य भूगोल या विश्व भूगोल, और दूसरा है विशिष्ट भूगोल या क्षेत्रवर्णीय भूगोल। जो सामान्य भूगोल उसके अंतर्गत मानव के गणितीय एवं ब्रह्मांडीय पहलुओं से संबंधित है, जबकि जो विशिष्ट भूगोल है वो भौतिक और मानवीय पहलुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, अधिकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो धरातल पर सबसे पहले जहां पर भूकंप अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर, और जहां से भूकंप सबसे पहले शुरू होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल। अब आपको देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं कि कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है। यूगोस्लाविया, फ्रांस, मैक्सिको, चीन। तो कास्ट स्थलाकृति का जो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है वो यूरोप का एक देश है यूगोस्लाविया। उसके जो पश्चिमी तट पर जो है क्या है, एक है पूर्वी एड्रियाटिक सागर, उसके सहारे पे मिलता है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, तो आपको बताते चलें जो आर्थिक भूगोल है वो मानव भूगोल की एक शाखा है। अगर भूगोल को हम कई भागों में विभाजित करें उनकी विषय वस्तु के आधार पर, तो दो मुख्य प्रकार हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थान और उद्योग से संबंधित कौन सा गलत जोड़ा है। टीटागढ़ जूट उद्योग, मुंबई लौह इस्पात उद्योग, कोरबा एल्युमिनियम, धारीवाल ऊनी वस्त्र उद्योग। तो जो मुंबई है, बी ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है, तो उसमें मुंबई में लौह इस्पात उद्योग जो है नहीं है, या लोहे का उत्पादन नहीं होता है। तो आपको बताते चले कि मुंबई जो है कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाती है, और साथ में जो भारत का हॉलीवुड है यहाँ पर उसको जो है इसकी संज्ञा दी जाती है। साथ में आपको एक और जानकारी के लिए बताते चलें कि जो धारावी है मलिन बस्ती, वो मुंबई के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो है मलिन बस्ती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हवाई द्वीप, अलास्का, इटली, जापान। तो मोना लोआ जो सक्रिय है भाग वो है हवाई द्वीप का। अब आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है कि हवाई द्वीप किस देश से संबंधित है या किस देश का भाग है। तो आपको बताते चलें कुछ और जो ज्वालामुखियां हैं और कहाँ पे वो उद्भवित होती हैं उनके नाम आपको याद कर लेना है। जैसे हवाई द्वीप में जो है मोना लोआ हो गया, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ओजोस डेल सलाडो, अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित माउंट इरेबस। अब मैं आपसे कमेंट पूछता हूँ कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो 8 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है। तो रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो जो रेगुर मिट्टी है उसे ही काली मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है। तो ये जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब आपको बताते चलें कि इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें जो है से समृद्ध होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा था कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होते हैं।
ऑप्शंस दिए हुए हैं वाल्टर पेंक, WM डेविस, GK गिलबर्ट, LC किंग। तो आपको बताते चले कि लैंडफॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। इसे जो है डेविस का ट्रायो भी कहा जाता है, ट्रायो ऑफ डेविस भी कहा जाता है। तो ये जो है आपका विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि 1899 में जो ज्योग्राफिकल साइकिल कॉन्सेप्ट है वो डेविस महोदय ने दिया था और उन्होंने स्थल रूपों के विकास एवं उनके निर्माण पर जो है संरचना, प्रक्रम और समय के प्रभाव को उन्होंने बताया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है जलप्रपात दिए हुए वो कौन सा जो है जलप्रपात जो गोवा में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं लैंडसिंग प्रपात, धुआंधार प्रपात, दूधसागर प्रपात, नोखालीकाई प्रपात। तो जो आपका जो है दूधसागर जलप्रपात है वो आपका गोवा में स्थित है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अंगुलहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा और वेंगुएला की धारा। तो जो वेंगुएला की धारा है वो आपकी हिंद महासागर की धारा ना होकर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, जो कि एक ठंडी धारा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि गोखुर झील को जाना जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं बिल्लाबोंग, मोट झील, बायू या उपरोक्त में से सभी। तो जो तीन नाम दिए हुए हैं इन सभी को जो है गोखुर झील जो है जानी जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आपको मालूम होगा कि गोखुर झील होती क्या है। तो आपको अगर बताते चले कि मैदानी क्षेत्रों में मोड़ के कारण नदी के अवतल किनारे से तीव्र वेग से धारा टकराती है और वहां के मोड़ बन जाते हैं और धारा अवतल किनारे के कटे हुए पदार्थ को उत्तल किनारे पर जमा करती है। इस प्रकार निरंतर अवतल किनारे पर अपर्दन और उत्तल किनारे पर जमाव होता है। अत्यधिक कटाव से नदी का मार्ग सीधा हो जाता है और मोड़दार भाग जो है बच जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, गोखुर कहा जाता है। आप अगर मध्य गंगा का मैदान देखेंगे तो आपको बहुत से गोखुर झीलें मिल जाएंगी। अगला जो प्रश्न है कि सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। ऑप्शन दिए हुए सुएज नहर मार्ग, उत्तर मासा अंतरीप मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, पनामा नहर मार्ग। अब आपको बताते चलें कि जो आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग है वो दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार होता है पूरी दुनिया का लगभग 50% होता है। और आपको ये भी बताते चलें कि जो है ये दुनिया के दो विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है, एक तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग को और साथ में यूरोप के पश्चिमी भाग को। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है। 4000 मीटर, 4200 मीटर, 3900 मीटर, 3000 मीटर। तो आपको बताते चलें कि जैसे स्थल भाग जो है समान नहीं है उसी तरह से जलमंडल का भाग में जो है समान नहीं और वहां पर उच्चावच पाए जाते हैं। महासागरीय तली का जो स्वरूप है वो महाद्वीपीय किनारे से लेकर के अत्यधिक गहराई तक ट्रेंचेस तक होता है और महासागरों की जो औसत गहराई है वो आपकी है 3800 मीटर, लेकिन अटलांटिक महासागर की जो औसत ऊंचाई है वो है आपकी 3900 मीटर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि केनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं अफ्रीका के तट के निकट, एशिया के तट के निकट, उत्तरी अमेरिका के तट के निकट, दक्षिणी अमेरिका के तट के निकट। तो केनारी की जो धारा प्रवाहित होती है वो है आपकी अफ्रीका के तट के निकट प्रवाहित होती है और ये जो है क्या है, एक ठंडी धारा है। तो अब जो है आपको नक्शे पे क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है कि इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है कि दक्षिण से उत्तर है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल, आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। तो प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल रीजनल एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी में डुअलिज्म है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ कथन दिया, दूसरी तरफ तर्क दिया। कथन में दिया हुआ कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है और तर्क दिया हुआ कि यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो आपसे पूछा गया कि दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए, सही चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों कथन भी सही हैं और जो है व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला भी देख लेते हैं विकल्प क्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए असत्य है और परंतु आर सही है। तो आपका जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही है। ठीक है, आप ये देख लीजिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई है किसके द्वारा। मैकेंडर ने, हम्बोल्ट ने, कांट ने या टालमी ने। तो कॉस्मोग्राफी या विश्व रचना जो है ये सर्वप्रथम जो है शब्द दिया था किसने, आपके हम्बोल्ट महोदय ने। और इन्होंने
क्या किया कि इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक यूरेनोग्राफी मतलब ब्रह्मांड वर्णन और दूसरा इन्होंने ज्योग्राफी या भूगोल में विभाजित किया। अब आपको बताते चलें कि हम्बोल्ट महोदय जो है भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, वनस्पति भूगोल के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी वजह से इन्हें जो है आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को या 5 अक्टूबर को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और सर्वप्रथम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में सब 1972 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो उष्णकटिबंधीय जो वन है वो आपके ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और मध्यम तापमान होता है। और तो इसमें जो दिए गए विकल्प है उसमें सभी जगह पे कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। संपूर्णता नहीं पाए जाते लेकिन आंशिक रूप से पाए जाते हैं। तो आपके विकल्प नंबर डी मतलब कि आपके सभी जगह पाए जाते हैं। जो ज्यादातर उष्ण पाए जाते हैं वो आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक। तो निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है आती है आपकी द्वितीयक क्रियाओं में। और द्वितीयक क्रियाओं का मतलब ये होता है कि ये प्राथमिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित पदार्थों के रूप में परिवर्तन कर देते हैं जिससे कि उनके मूल्य में जो है क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत कहलाती हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं चतुर्थक क्रियाओं के बारे में हमने इसके पहले जो टीजीटी का पेपर था उसमें हमने आपको बताया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता? लटकती घाटी, गिर सुरंग, टार्न या ड्रमलिन। तो आपसे पूछा क्या गया है कि हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता, क्योंकि चारों जो स्थलाकृतियां दी हुई ये हिमानी द्वारा बनती है लेकिन अपर्दन के द्वारा कौन सी नहीं है? तो वो है आपकी ड्रमलिन। ठीक है। अब आपको एक यहीं पे याद कर लेना है कि हिमानी द्वारा जितनी भी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं उनको आपको याद कर लेना है। तो आपको बताते चले कि यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हार्ड, नुनाटक, भेड़पैठ शिला, हिम सोपान, फियोर्ड तट, पैटरनस्टर झील, एरेट, ये सब जो है क्या है? आपके अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। जबकि विक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जो हैं हिमोड या मोरेन, ड्रमलिन, केम, एस्कर इत्यादि। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में बताना है। तो जो सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले आएगा। तो आपको मालूम है कि इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है, कितनी है? लगभग में 60 लाख के आसपास। फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर उसके बाद लखनऊ। इसको आपको आसानी से मिला देना है। तो ये आप देख लीजिएगा, इलाहाबाद में लगभग में 59 लाख है, मुरादाबाद में आपका 47 लाख, गाजियाबाद में 46 लाख 81 हजार, आजमगढ़ में 46 लाख 13 हजार और लखनऊ में 45 लगभग 46 लाख। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्षा के संलयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन दिए हुए पैटरसन महोदय ने, बर्गरान महोदय ने, वान गुत महोदय ने और या वोवेन महोदय ने। तो वर्षा के संलयन सिद्धांत को जो है दिया था E.G. वोवेन महोदय ने। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो वर्षा है वो जल या तो ठोस के रूप में होती है या जल के रूप में होती है या फिर दोनों रूप में होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाले भूगोलवेत्ता थे। ऑप्शन दिए हुए हैं सावर मतलब कार्ल ओ सावर, डेविस महोदय और जो भी जो विकल्प है। तो इसमें से यही विकल्प आपका सही है, कार्लो सावर, जिन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी 1925 में, मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है। ये बहुत फेमस बुक हुई थी इनकी और ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है भौगोलिक विचारधाराओं में और इत्यादि में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कूट एक को कूट दो से मिलाना है। तो पहली सूची दी हुई, दूसरी सूची दी हुई है और एक तरफ बांध दिए हुए हैं और किस नदी पे बने हुए हैं वो दिए हुए हैं। तो अगर हम नीचे से देखें, नीचे से आप ध्यान दीजिएगा, माता टीला बांध, तो ये है आपका बेतवा नदी पे। ठीक है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध, इसको आप देखिएगा, तो ये है आपकी चंबल नदी पे। ठीक है। अब जो है पंचेत हिल बांध जो है वो आपकी है दामोदर नदी पे और तिलैया बांध आपका जो है बराकर नदी पे। ठीक है। आप इन सबको मिला दीजिएगा आसानी से, बहुत आसान है, मिला के चले जाइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित में कहा जाता है। अपवादवाद, क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिकतावाद। तो क्षेत्रीय विभेदन, एरियल डिफरेंशिएशन की जो अवधारणा है वो जो है आपकी कहा जाता है क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। ऑप्शन दिए हुए मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। तो
नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका है लखनऊ में, ठीक है, जिसे NBRI कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम। तो दिए गए विकल्पों में ये क्या है? गोवा भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है, जहां पर 62.2% जो जनसंख्या है वो नगरीकृत है, मतलब उसका भाग नगरीकृत है। और आपको बताते चलें कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 31.16% भाग 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में बसती है, ठीक है। तो कुल आबादी लगभग 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, और 37 करोड़ 71 लाख जनसंख्या शहरों में निवास करती है लगभग में। और गोवा के बाद जो दूसरा जो स्थान आता है जिस राज्य का, वो है मिजोरम, जिसमें 52% जो है क्या है, जनसंख्या नगरीकृत है। तो जो दो राज्य हैं गोवा और मिजोरम, वो सबसे ज्यादा नगरीकृत है और जिनमें जनसंख्या का लगभग 50% से ज्यादा जो है नगरीकृत है। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है जो कि 48% है, केरल जो है आपका 47% है, और उसके बाद महाराष्ट्र जो है आपका 45% है। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कॉस्मास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम्बोल्ट, रिटजल, रिटर, हेटनर। तो कॉस्मास नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी हम्बोल्ट महोदय ने। हम्बोल्ट ने लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा की और इन्होंने जो पुस्तक लिखी कॉस्मास, वो जो है 5 खंडों में विभाजित थी। और अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ऑप्शन दिए हुए आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टानों का जो है इससे है, ठीक है, ये तो आपका मालूम ही होगा कि आपका ए ऑप्शन सही है। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में और जो ये टर्म दिए हुए हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताते चलें कि जो है जो लैकोलिथ होता है वो गुंबदाकार संरचना होती है, ठीक है, और जो फैकोलिथ होती है वो तरंगों के निक्षेप के रूप में एक संरचना होती है जिसमें अपनति और अभिनति पाई जाती है। अगला है लोपोलिथ जो कि छिछली बेसिन होती है, तस्तरी नुमा आकृति होती है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला? ऑप्शन दिए हुए हैं अरावली, हिमालय, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो आपकी जो नवीन श्रृंखला है वो है आपकी हिमालय। और नवीन श्रृंखलाओं में और कौन कौन से पर्वत आते हैं वो आपको बताना है, जैसे राकीज, एंडीज है कि नहीं, और पामीर की गांठ से निकलने वाले जो भी नवीन पर्वत हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि इस भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसके बाद दूसरा आप बताइएगा कि भूगर्भिक इतिहास में, जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, उसमें 4 चरणों में पर्वतों का निर्माण हुआ। मैं 3 बता देता हूँ, चौथा आप बताइएगा। एक तो आपका हो गया अल्पाइन युग में, ठीक है, दूसरा हो गया आपका जो है कैलिडोनियन, और तीसरा हो गया हर्सिनियन, और चौथा कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि तापमान विलोमता से क्या तात्पर्य है? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से क्या मतलब है? तो पहला दिया हो कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, समान तापमान, अक्षांशीय वृद्धि के साथ तापमान में कमी। तो जो पहला दूसरा विकल्प है वो आपका सही है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो आपका वो होता है कि पृथ्वी की सतह से जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान लगातार गिरता जाता है, लेकिन तापमान विलोमता की स्थिति में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ जैसे हम बढ़ते जाते हैं तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसकी कुछ सर्टेन कारण है जिसको हम डिटेल लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आप पहले यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो 100 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान घटता है। आपको मैं ऑन एवरेज बता देता हूँ कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर, मतलब 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। तो 100 मीटर पे कितनी आती है मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, जिससे मैं समझ सकूंगा कि आप वीडियोस पूरा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया है कि कौन से जीव भोजन के लिए घास और मांस दोनों प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं तृणभोजी जीव, सर्वाहारी जीव, मांसाहारी जीव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है सर्वाहारी जीव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताते चले कि जो है जो पारिस्थितिकी तंत्र उसमें 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं। प्रथम है स्वपोषित, द्वितीय है जो है शाकभक्षी या शाकाहारी, तृतीय है मांसाहारी, और चौथे हैं सर्वाहारी, ठीक है। और सर्वाहारी के अंतर्गत ही मनुष्य आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो आपके विकल्प दिए हुए 382, 372, 325, 335। तो आपका जो विकल्प सही है वो है 382। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो कितना था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न जी दिया है कि उत्तराखंड की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी? नंदा देवी, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो उत्तराखंड की जो सर्वोच्चतम चोटी है वो आपकी है नंदा देवी, जो कि समुद्र तल से
7,817 मीटर ऊंची चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूंगा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई, और उत्तराखंड राज्य जिस वर्ष स्थापित हुआ उसी समय 2 और राज्यों की स्थापना की गई थी। तो आप बताइए वो 2 कौन से राज्य हैं और किन तिथियों किस वर्ष उनका विभाजन किया गया और किस राज्य से अलग करके बनाए गए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परिवहन के साधनों में से सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जल परिवहन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? बलुआ पत्थर, नीस, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है हीरे का एक जो है क्या है, कायांतरित चट्टान है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? तो गहन पारिस्थितिकी शब्द जो है आप देखिए ये आपका किया था किसने? ऑप्शन दिए हुए ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंट्स ने, अर्नीसनेस ने। तो अर्नीसनेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से एजी टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, और मानव पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है 1923 में एच बैरोज महोदय ने किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? ऑप्शन दिए हुए अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, भूआकृति विज्ञान, कृषि भूगोल। तो जो भूगोल की भौतिक भूगोल की शाखा है वो है आपकी भूआकृति विज्ञान, मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी, और जो भी जितने हैं वो सभी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। तो आपने अभी तक जो है 40 प्रश्न देख लिए हैं। अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों को बचाना, महिलाओं को बचाना, धर्म को बचाना, शिक्षा को बचाना। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पेड़ों को बचाना था। आपको बताते चले कि जो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका आज ही 1 घंटे पहले उनका निधन हो गया कोविड की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही चिपको आंदोलन चलाया गया उसी तरह से साउथ इंडिया में एपिको आंदोलन, मैत्री आंदोलन और तिलाड़ी आंदोलन चलाया गया जो है वनों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक बार रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, केरल। तो रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादित करता है केरल, और जबकि दुनिया में जो सबसे पहला स्थान है वो आपका कौन सा है? थाईलैंड का। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया हम लोग देख लेते हैं कि भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है। जो एरियल डिफरेंशिएशन उसका जनक किसे माना जाता है वो आपको देखना है। तो रेडजल को, मार्थे को, हेटनर को, एरास्टोथेनीज को। तो हेटनर महोदय जो अल्फ्रेड हेटनर थे उन्हें जो है क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है, और इनके द्वारा एक बहुत फेमस किताब लिखी गई थी यूरोप, जो कि 1909 में लिखी गई थी। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? चीन, इटली, फ्रांस, जापान। तो वुहान औद्योगिक प्रदेश आपका चीन में स्थित है, और चीन जो है जिस क्षेत्र में ये वुहान बनाया गया वो 1950 में जो है वहाँ पे लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था, और ये जो स्थित है वो है आपका लियानहू बेसिन में स्थित है। ठीक है, और ये यांगटी सी जो नदी है उसके जो है लघु जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें से एक है। अब आपको ये बताते चले कि वुहान हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। किस वजह से चर्चा में रहा है? एक वायरस की वजह से। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस वजह से रहा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? ऑप्शन दिए हुए 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1995 में। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन किया गया 1985 में किया गया था, और इसके प्रथम चरण के अंतर्गत नगर कस्बों के जो मल जल हैं उसको संशोधित करने की योजना बनाई गई थी। इसके साथ ही 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2015 में गंगा के जो है स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया, और केंद्र सरकार कई योजनाओं के माध्यम से जल को स्वच्छ करने का प्रयास कर रही। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन दिए हैं क्विंलन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत। तो जो टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है वो है आपका अपलेशियन पर्वत। तो हमने इसके पहले पोस्ट में बताया ही था कि जो पृथ्वी की सतह पे जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो 4 चरणों में हुआ, 4 कालखंडों में हुआ, उनको हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है आपका 47 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मात्रा में जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का जो संकेंद्रण भारत में पाया जाता है उत्तरी जो गंगा का मैदान है और जो तटवर्ती प्रदेश हैं वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है। पूरे भारत का लगभग 15 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और इसमें धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन इत्यादि फसलें होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है। यह कथन है रीजनल ज्योग्राफी इज ए कोर ऑफ ज्योग्राफी। ये कथन किसका है? डिकिंसन महोदय का, हार्टसोन महोदय का, ब्लास का या हर्बर्टसन का? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया था ब्लास महोदय ने, और इन्हें ही जो है मानव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। संभववादी विचारधारा जो है देने का जन्मदाता माना जाता है, और भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका मानना था कि भूगोल का जो उद्देश्य है वो पृथ्वी के धरातलीय खंड है, ठीक है, और लघु समरूप क्षेत्र में मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से? ऑप्शन दिए हुए खाद, अखबारी कागज, साड़ियां, ऊनी वस्त्र। तो देश में जो अखबारी कागज है उसकी जो पहली मिल लगी थी वो नेपा नगर में लगी थी, जिसका नाम था नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल, जो कि खांडवा जिले में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यह किस भूगोलविद ने कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? ठीक है, ब्रून्स महोदय द्वारा, ब्लास महोदय द्वारा, हम्बोल्ट द्वारा या हंटिंगटन द्वारा? तो जीन्स ब्रून्स महोदय ने कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और उन्होंने ही अन्योन्य क्रिया का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। और जो विचार था ये बैडल डी लाप्लास का था, और उसको जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत का भी जो है बढ़ाया उसको। अगला जो है पार्थिव एकता को बढ़ाया। अब जो है हमने इस वीडियो में देख लिया कि जो 50 प्रश्न पूछे गए यूपी पीजीटी के 2013 के तहत, उसको हमने सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या करेंगे, 51 नंबर प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब पूरा करने में जो है असुविधा होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कई वीडियोस बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे कि इन वीडियोस का लाभ उनको भी मिल सके और भूगोल विषय से वो कई प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सफल हो सके। तो उम्मीद है कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे। धन्यवाद।